हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो, डेवलपमेंट चैप्टर में हमने क्या देखा? पिछले वीडियो में हमने जाना समझा कि आखिर डेवलपमेंट है क्या चीज, ना समझ आने वाली चीज। क्यों? क्योंकि उसका नोशन जो है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। हर इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट की अलग डेफिनेशन है, लेकिन अल्टीमेटली आपको डेवलपमेंट तो देखना होगा ना, इंडिविजुअल का देखना होगा। इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कब होगा? जब कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग मॉडल्स अडॉप्ट किए गए। हमने भी अडॉप्ट किया, दूसरे देशों ने भी अडॉप्ट किया। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक जो प्लान बना लिया तो आपका प्लान एकदम परफेक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। तो यहां पे इस टॉपिक में आपको वही देखना है, द चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट। कंट्रीज के सामने पहला सवाल यह आया था कि आप अपने आप को डेवलप कैसे करोगे। किन कंट्रीज के सामने? जो अंडर डेवलप्ड थी या फिर डेवलपिंग थी। अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी थी, क्या थी, वो पूरी कहानी जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो शुरू से शुरुआत करते हैं उसकी। ठीक है, देखो यहां पे क्या है। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट गेन्ड इंपॉर्टेंस आफ्टर द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी मतलब क्या है? 1950 के बाद में। 1950 के बाद में क्यों सर? क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, ठीक है, एक हिस्टोरिकल नैरेटिव समझा रहा हूं मैं आपको, समझना इस चीज को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ कि जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज थी, ठीक है, वो सभी कंट्रीज क्या है, धीरे धीरे आजाद होते चली गई। और जो कॉलोनाइजर्स थे, ठीक है, जो इंपीरियलिस्ट कंट्रीज थी, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन की बात कर लो, फ्रांस की बात कर लो, आप पोर्टुगल की बात कर लो, स्पेन की बात कर लो, जिन्होंने अपनी कॉलोनीज बना के रखी थी अफ्रीका और एशिया में, उन कंट्रीज के पास में अब पैसा खत्म हो गया था। वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इन सारी चीजों का लॉसेस ही हुआ है ना। वर्ल्ड वॉर से किसी को फायदा थोड़ी ना मिला था, नुकसान ही हुए थे। तो वर्ल्ड वॉर के चलते क्या है कि अब वर्ल्ड वाइड सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि जो देश कॉलोनाइज थे, जिन देशों को क्या करके रखा था, कॉलोनी बना के रखा था, वो देश अब धीरे धीरे आजाद हो रहे थे। ठीक है, तो अब जब देश आजाद हुए, उनके पास में अपनी सॉवरेनिटी आई है, उनके पास में अपने पॉलिटिकल राइट्स आए हैं, उन्हें अपना देश मिल गया है। अब जब अपना देश मिल गया तो अपने देश को अपने हिसाब से डेवलप भी करेंगे। उनके सामने डेवलपमेंट का चैलेंज था। बोलो हाँ, यहां तक चीजें समझ में आई? तो अब हमें वही देखना है आगे। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, ये क्या होता है? सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, तो 1950 के बाद में चीजें और ज्यादा बदलते जाती है। ठीक है, और सिग्निफिकेंस ऐसे बढ़ती है कि जो कंट्रीज एशिया और अफ्रीका में थी, उन्हें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। अब जब इंडिपेंडेंस मिली तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश हमें छोड़ के गए थे, तो ऐसे मेहमान आते ना घर में तो 10 रुपए देके जाते, ले बेटा हम जा रहे हैं। तो ब्रिटिश ने हमें कोई बहुत सारा इनाम नहीं देके गए थे। वो जब छोड़ के गए तो उस समय पे एक्सप्लॉयटेशन हुआ था बहुत ज्यादा इंडिया का। हमने फेमाइन फेस करी, हमारे रिसोर्सेस सारे चुरा लिए थे। तो सेंस में क्या है कि जब इंडिपेंडेंस मिली, ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं इंडिया को, ठीक है, इंडिया का एक एग्जांपल है। ऐसा आप देखोगे तो अफ्रीका में भी जितनी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली, एशिया में इंडिया के साथ में और जो दूसरी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली, सभी देशों में एक जैसी स्थिति थी। क्या थी स्थिति? मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वेर इम्पोवरिश्ड एंड देयर पॉपुलेशन हैड अ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आया समझ में? तो अधिकतर देश जो थे वो इम्पोवरिश्ड थे, उनकी पॉपुलेशन जो थी उनकी लो, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो था। वहां पे रिसोर्सेज नहीं थे उनके पास में। क्यों? क्योंकि सारे रिसोर्सेज तो लुटेरे लूट के ले गए थे। कौन थे लुटेरे? तो जो कॉलोनियल पावर्स थी, ठीक है, जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस थी। क्लियर हुआ? ये यहां तक की कहानी ध्यान रखना होगा। और इसीलिए जैसे अगर आप देखोगे ना, तो आप सुना होगा ना, आपने पढ़ा भी है, पढ़ते आए हो आज तक, कि कुछ कंट्रीज को हम डेवलप्ड कहते हैं, कुछ कंट्रीज को डेवलपिंग कहते हैं, कुछ कंट्रीज को अंडर डेवलप्ड कहते हैं। तो देखो हुआ क्या कि जिन देशों को आजादी 1950 के बाद मिली, उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर लिया गया था। तो उनके पास डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ सपने थे और कुछ नहीं था। तो इसीलिए उन्हें क्या अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन कहा जाता है। आगे ना समझ में? तो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन की कहानी समझ में आई? देखो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे डेवलपमेंट एक चैलेंज की तरह है हमारे सामने। ठीक, क्योंकि हमारी स्थिति, हमने जहां से स्टार्ट किया है, हमारी स्थिति बहुत फिर भी बेहतर है। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज कुछ आज भी आजादी के 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, कुछ देश अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। गरीबी है वहां पे, माल नरिशमेंट है वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे ठेंगा है। ठीक है, ये सारी समस्याएं हैं। ठीक, तो आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस द मोस्ट अर्जेंट टास्क इन फ्रंट ऑफ देम वाज टू सॉल्व द प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, मालनरिशमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एंड द लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज दैट अ मेजॉरिटी ऑफ देयर पॉपुलेशन फेस्ड। आगे समझ में? तो जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग देश थे, एक चीज की खुशी थी उन्हें, ठीक है, बड़ा हर्ष था एक चीज का, क्या कि चलो आखिरकार आजादी मिल गई। लेकिन आजादी अपने आप में पर्याप्त नहीं थी। क्यों?
क्योंकि आजादी मिलने के बाद में आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस द मोस्ट अर्जेंट टास्क इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है, जितने भी अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज थी तो उनके सामने अर्जेंट टास्क यही था कि उन्हें पॉवर्टी से लड़ना था, उन्हें माल नरिशमेंट से लड़ना था, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ना था। उनके सामने एक बड़ी सी इलिटरेट पॉपुलेशन थी जिसे लिटरेट बनाना है, तब देश डेवलप होगा। आगे समझ में? तो यहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि डेवलपमेंट के बाद में मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव ये होंगे नेशन के कि चलो एक अम्यूजमेंट पार्क बनाए। क्यों? क्योंकि वो प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी दूसरे और भी प्रेसिंग इश्यूज थे। उस समय पॉवर्टी को खत्म करना है, माल नरिशमेंट को खत्म करना है। आगे समझ में? तो देयरफॉर डेवलपमेंट वाज वेरी एसेंशियल फॉर देम। तो डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी था, लेकिन सवाल वही आया कि अब अम्यूजमेंट पार्क बनाए कि स्कूल्स बनाए। क्यों? क्योंकि आपके सामने अलग अलग समस्या है। तो नो डाउट आप सब भी अगर उस पॉइंट पे रहते हैं, मैं भी उस पॉइंट पे रहता हूं, तो हम ये देखते हैं कि पहले जो दूसरी समस्याएं हैं उन्हें हमें क्या करना होगा, उन्हें टैकल करना होगा। तो डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऐसे ही रहे होंगे। क्लियर हुआ? डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऐसे ही रहे होंगे। यहां तक कहानी समझ में आई है ना कि डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है उसकी इंपॉर्टेंस सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अब देश आजाद हुए, पॉलिटिकली उनके पास में पावर आई है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे। ठीक, अब सवाल ये भी आता है कि सर आप बोल रहे हो उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया, तो कैसे एक्सप्लॉइट किया गया होगा? ठीक है, व्हाट वर द रीजंस फॉर देयर बैकवर्डनेस? क्यों वो पीछे रह गए? सारे जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, सो कॉल्ड अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, तो व्हाट वर द रीजंस फॉर देयर बैकवर्डनेस? क्यों वो पीछे रह गए? तो अगर हम देखें तो रीजन फॉर देयर अंडर डेवलपमेंट क्या है? अंडर कॉलोनियल रूल देयर रिसोर्सेज हैड बीन यूज्ड नॉट फॉर देयर ओन बेनिफिट बट फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर कॉलोनियल मास्टर्स। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे सोने की चिड़िया थे हम, ठीक है, हमारा सोना भी उड़ा के ले गए, हमारी चिड़िया भी उड़ा के ले गए। तो क्या हुआ कि हमारे जितने रिसोर्सेज थे, हमारे पास रिसोर्सेज देखोगे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, एग्रीकल्चरली वी आर ब्लेस्ड। ठीक है, इंडिया को अगर आप देखोगे दुनिया भर की जितनी भी फसलें हम सब प्रोड्यूस कर सकते हैं, हर तरह का क्लाइमेट देखने को मिल जाता है। तो एग्रीकल्चरली अगर आप देखोगे वी आर ब्लेस्ड, जियोग्राफिकली हमारे पास रिसोर्सेज है बहुत ज्यादा, मैन पावर है, पॉपुलेशन है, लेकिन हम फिर भी डेवलप क्यों नहीं हो पाए 1950s तक? और आप देखोगे ब्रिटेन एक छोटा सा हरियाणा से भी छोटा मतलब एक कंट्री है जो क्या है, जिसका साम्राज्य ऐसा था कि सूर्य का भी अस्त नहीं होता है। तो ये डिस्पैरिटी क्यों आई? डिस्पैरिटी इसलिए है क्योंकि हमारे यहां पर जो रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज को हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं किया जा रहा था, उन रिसोर्सेज को उड़ा के ले जाया जा रहा था। कहां पे? ब्रिटेन में। उनका डेवलपमेंट हो रहा था, कॉलोनियल मास्टर्स का डेवलपमेंट हो रहा था। आए ना समझ में? तो ये समस्याएं थी और इस कारण से हम कह सकते हैं दीज आर दी रीजंस फॉर आर अंडर डेवलपमेंट एट दैट टाइम पीरियड। ठीक है, हम अंडर डेवलप्ड उस समय पे इस कारण से थे। ठीक, और इसी के चलते क्या होता है, इसी के चलते जो अंडर डेवलप्ड कंट्री थी तो देयरफॉर दे डिमांडेड इंडिपेंडेंस, इसीलिए हमने इंडिपेंडेंस डिमांड करी। इंडिपेंडेंस का क्या करोगे? अचार डालोगे? तो देखो जरूरी थी इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस मिलेगी ना, विथ इंडिपेंडेंस दे कुड रीऑर्गेनाइज, दे कुड मतलब हम सबको ले रहे हैं जितनी भी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस और विथ इंडिपेंडेंस दे कुड रिकॉग्नाइज दे कुड रीऑर्गेनाइज देयर रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू सर्व देयर नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि कॉलोनियल मास्टर्स इंडिया के ऊपर जैसे कब्जा करके बैठे हैं, साउथ अफ्रीका के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, वो नाइजीरिया के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, तो वो जिन्हें जहां कॉलोनी बना के बैठे हैं ना, तो कॉलोनी के डेवलपमेंट का नहीं सोचते थे, वो अपने डेवलपमेंट का सोचते थे। लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिलेगी, हम जब हमारे देश को खुद चलाएंगे तो हम हमारे देश के बारे में सोचेंगे। तब ऐसा तो नहीं कि हम सोचेंगे ब्रिटेन के बारे में सोचेंगे, तब सारे रिसोर्सेज हम अपने लिए यूज करेंगे। आया समझ में? हाँ बोलो। ठीक है, तो अब उसके आगे क्या कहानी बढ़ती है? देखो कहानी ऐसी बढ़ती है कि इंडिपेंडेंस के बाद जब हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे तो उसका एडवांटेज क्या होगा? दिस वुड अलाउ देम, ठीक है, दिस वुड अलाउ अस टू ओवरकम बैकवर्डनेस एंड मूव टुवर्ड्स अचीविंग द स्टैंडर्ड ऑफ देयर फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर्स। तो जैसे ब्रिटेन डेवलप्ड है, यूरोपियन कंट्रीज डेवलप्ड है, ठीक है, जिन्हें डेवलप्ड कहा जाता है, तो उनका जो स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड जो कॉलोनीज थी वो भी चाहेगी, इन द सेंस कि सारी फैसिलिटीज हो, एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटीज हो, सब कुछ हो। तो जब इंडिपेंडेंस मिल जाएगी ना, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में जब हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे तो उससे क्या होगा? उससे हम भी हमारे जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनकी पोजीशन पे, उनके स्टैंडर्ड पे पहुंच पाएंगे। तो अब ये पूरी कहानी जो है, ठीक है, इसमें टेंसेस में मत उलझना। मैं बोलूंगा पहुंच पाएंगे तो बोलोगे सर कब की आजादी मिले, ठीक है, आप भूतकाल में जी रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप टेंसेस में मत जाओ, लेकिन कहानी को समझो। कहानी समझ में ही आपको पूरी कहानी क्या है कि जो चैलेंज है डेवलपमेंट का वो यही है कि जब
सबसे पहले तो क्या है कि हम गुलाम थे, ठीक है। अब जब गुलाम थे तो हमें उस समय पे आजादी मिली। आजादी मिली क्या, लड़के लेना पड़ी, और जरूरी थी। क्यों? क्योंकि हमें हमारे रिसोर्सेज हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं हो रहे थे। फिर अब आजादी मिल भी गई तो हमारे सामने चैलेंज ये था कि आप डेवलप होगे कैसे, ठीक है। आपके सामने दूसरी बहुत सारी समस्याएं थी, तो इन सारी समस्याओं को टैकल करना, साथ ही साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंश्योर करना, तो मल्टीपल चैलेंजेस थे। एक बेचारा क्या क्या करे अब, ठीक। तो वो कहानी थी। अब देखो आगे क्या है, तो किधर गए, हाँ यहां पे। तो द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हैज अंडरगॉन मेनी चेंजेस ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो अब जो डेवलपमेंट करना था, तो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत ज्यादा बदला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हैज अंडरगॉन मेनी चेंजेस ओवर द ईयर्स। हाउ, कैसे बहुत सारे चेंज आए उसमें, वो समझाता हूं। देखो, तो इन द इनिशियल ईयर्स द फोकस वाज ऑन catching up with the west in terms of economic growth and modernization of society। देखो क्या होता है कि हम हर चीज जब करते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, या फिर इंस्पिरेशन को अगर थोड़ा सा और सही तरीके से कहा जाए तो हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब हम आजाद हो गए, हम एक सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी थे, हम जैसे थे वैसे दूसरे भी बहुत सारे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज थे। अब सभी के सामने चैलेंज क्या था? सभी के सामने चैलेंज यह था कि डेवलप करना है आपको। अब वो डेवलपमेंटल मॉडल क्या होगा? तो इनिशियल ईयर्स में क्या हुआ, इनिशियल ईयर में फोकस क्या रखा सभी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज ने, कि दे शुड कैच अप विथ द वेस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में जितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था, वेस्टर्न कंट्रीज में जितना डेवलपमेंट हुआ था, तो उतना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए कहां पे, हमारे देशों में भी। ये सोचा हमने जब शुरुआत में हमने डेवलपमेंट की बात करी। क्यों? क्योंकि देखो मैं वही बोल रहा हूं ना, इंस्पिरेशन देखते हैं या फिर हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में उस समय पे डेमोक्रेसी थी, व्यवस्थित डेमोक्रेसी, 1950s के बाद की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी थी, एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी थी। उनका मॉडल जो था, तो वहां पे आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखोगे, पैसा छाप रहे थे लोग वहां पे बहुत ज्यादा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक था, फैसिलिटीज थी जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, सब कुछ। तो उसके चलते सारे जो अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग नेशंस थे, उन्होंने भी ये बोला कि हाँ भैया ये बढ़िया मॉडल है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इनिशियली द इंस्पिरेशन, और वी कैन से इनिशियली वी ट्राई टू कैच अप विद द वेस्टर्न मॉडल, क्लियर। तो उसमें क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया गया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब आप एग्रीकल्चर की बात करोगे, जैसे आप कहते हैं कि इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया को एक एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं हम, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादातर लोग हैं। अब क्या है, खेती यहां भी कर रहे हैं, खेती अमेरिका में भी हो रही है, लेकिन जो वहां पे यूएस में जिस तरह से फार्मिंग को मॉडर्नाइज किया गया है, तो वैसा ही हमने भी सोचा कि इंडिया में भी एग्रीकल्चरल सेक्टर को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। आया ना समझ में? तो डेवलपमेंटल गोल्स को वेस्टर्न डेवलपमेंट के साथ में मैच करने का इनिशियल लेवल पे प्रयास किया गया, क्लियर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सटेंडिंग एंड मॉडर्नाइजिंग एजुकेशन, सो दीज वर द टॉप प्रायोरिटीज इन आर डेवलपमेंटल मॉडल, ठीक है। तो हमारा जो डेवलपमेंटल मॉडल था उसमें ये प्रायोरिटीज रही। इट वाज बिलीव्ड दैट स्टेट वाज ओनली एजेंसी केपेबल ऑफ इनिशिएटिंग दिस काइंड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब देखो, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत खुशी की बात है कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, लेकिन उसके लिए एक टेंशन था सिर पे। क्या टेंशन था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपके पास में अलादीन का चिराग है, घिसोगे इंडस्ट्रीज निकल के आ जाएगी बाहर। आपको रिसोर्सेज मैनेज करना होंगे, आप फंड्स कहां से लाओगे, आप इंडस्ट्रीज कहां से लगाओगे, इंडस्ट्रीज लगा भी दोगे तो क्या आपके पास में वो मैन पावर है, इतनी स्किल्ड मैन पावर है जो इन इंडस्ट्रीज में काम कर पाएगी? उन्हें ट्रेनिंग देना होगा आपको, ठीक है। तो ये चैलेंज की तरह था एक तरह से हमारे लिए। डेवलपमेंट हमारे लिए एक तरह से क्या है, चैलेंज की तरह था, ठीक। डेवलपमेंटल मॉडल आप कॉपी कर लोगे, वेस्ट के साथ में कैच कर लोगे, लेकिन वो आपके लिए एक तरह से क्या है, चैलेंज की तरह है। अब ये चैलेंज को पूरा कौन कर पाएगा? तो उस समय पे कोई इतने बहुत कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स भी नहीं थे आपके देश में, कि जो कह सकते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगा दी जाएगी। जब इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद की बात कर रहे हैं, और कौन इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा? उन्हें पता है कि हाँ लोग ही नहीं काम करने वाले, इंडस्ट्रीज लगा देंगे, पोछे ही मारते रहेंगे बस उसमें। तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में सवाल थे यहां पे कि अब करेगा कौन ये जो सारे चैलेंजेस, इन सारे चैलेंजेस को टैकल कौन करेगा, इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम कौन करेगा? तो इट वाज बिलीव्ड दैट स्टेट वाज ओनली एजेंसी कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग दिस काइंड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, ठीक है। तो ऐसा माना गया कि स्टेट के पास ही पैसा है, स्टेट इन द सेंस गवर्नमेंट के पास में। और आप जो देखते हो ना कि जितने भी पब्लिक सेक्टर का जो भी इंडस्ट्रीज है, जो कम बची है, ठीक है, एक्सटिंक्ट होते जा रही है, तो पब्लिक सेक्टर का जितना भी इंडस्ट्रीज है, पब्लिक सेक्टर की जितने भी मॉडल्स हैं, आप देख सकते हो गवर्नमेंट ओन्ड जितने भी एंटरप्राइजेस हैं, तो वो सब इसी सोच के साथ में, और कह सकते हैं इसी मजबूरी के चलते चालू किया गया था, क्योंकि उस समय पे प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, पैसा नहीं था, और प्राइवेट सेक्टर उतना कैपेबल भी नहीं था, ठीक है। तो आपको कहानी समझ में आई ना? तो ये जो चैलेंज था डेवलपमेंट का, इसको टैकल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर
को टैकल करने का बिलीव जो था कि कौन टैकल कर सकता है, तो स्टेट को ही माना गया कि स्टेट इज द ओनली एजेंसी विच इज कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग दिस काइंड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि ऐसे भी थोड़ी ना कि गवर्नमेंट ने कुबेर को पकड़ के रखा है कि बस पैसा आते चले जाएगा। सवाल वही था कि फाइनेंस कहां से लाओगे आप, पैसा कहां से लाओगे। ठीक है, तो कुछ तो था, लेकिन और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये विद द हेल्प ऑफ लोन्स एंड एड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। अब देखो यहां पे एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं मैं आपको, आपकी बुक में नहीं है। अब कंसेप्ट हम इकोनॉमिक्स के खोलते जा रहे हैं यहां पे पॉलिटिकल थ्योरी में, लेकिन समझ लो चीजों को जरा। देखो यहां पे मैंने क्या बताया कि जब इनिशियल लेवल पे डेवलपमेंट का चैलेंज था, ठीक है, डेवलपमेंटल मॉडल्स में जो चैलेंजेस थे, बोला स्टेट्स सुलझा देंगे उन समस्याओं को। ठीक है, स्टेट्स टैकल कर लेंगे। तो अब स्टेट्स भी टैकल करेंगे, लेकिन पैसा तो पैसा होता है। अब पैसा कहां से आएगा, तो कहां से आएगा पैसा, विद द हेल्प ऑफ लोन्स एंड एड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मतलब जो पहले हमारे कॉलोनियल मास्टर्स हुआ करते थे, हम उन्हीं लोगों के पास वापस गए, क्या कि भैया हमें डेवलपमेंट करना है, आप तो सब लूट लाए हो हमारे देश में से, कुछ पैसा दे दो। तो अब वो भी कोई इतने दानवीर नहीं थे कि वो पैसा दे देंगे, बोल देंगे ले जाओ। ठीक, उन लोगों ने फिर क्या किया, एक टर्म है पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है, आप जब आगे और ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ोगे ना चीजों को, नियो कॉलोनियलिज्म। ठीक है, नियो कॉलोनियलिज्म मतलब क्या है, तो आप देखोगे विजिबली कॉलोनियल मास्टर्स देश छोड़ के चले गए हैं, भगा दिया उन्हें, हमने बोल दिया आजादी मिल गई, फटाके फोड़ ली, मिठाई बांट दिया, सारा सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी उस कॉलोनियल मेंटेलिटी से रूल कर रहे थे। कैसे, तो जब हम उनसे लोन्स लेने गए, जब हम उनसे एड लेने गए, ठीक है, तो उस समय पे क्या हुआ, उस समय पे उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी है। ठीक है, जैसे आप देखोगे 1991 में जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के अंदर फंस गए, हमारे पास पैसा नहीं था, हमने पैसा लिया, तो उस पैसे के बदले उन्होंने क्या बोला कि आप इकोनॉमी खोल दो, आपकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज आने दो। जो वेस्टर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हो चुकी थी अच्छी तरह से, जो पावरफुल मल्टीनेशनल कंपनीज थी, वो इंडिया में घुस गई। ठीक है, क्योंकि उन्हें मार्केट चाहिए। अब आया समझ में, तो इस तरह से आप कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, कान पकड़ना नहीं होता है। तो वही चीज है यहां पे कि डेवलप कंट्रीज हमेशा एक एज बना के चलती है डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। अंडर डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के जो मॉडल रहते हैं, वो मॉडल भी क्या रहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के लोन्स और एड्स के नीचे दबे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये एक विशियस साइकिल टाइप से बना हुआ है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, और ये हार्श रियलिटी है, आज भी वो चीजें परसिस्ट करती है। और आप इकोनॉमिकली देखोगे तो आज इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म है, जिसे न्यू कॉलोनियलिज्म का नाम दिया गया है थिंकर्स के द्वारा। और रिलेट कर सकते हैं, आपकी वेस्टर्न कंट्रीज अधिकतर डोमिनेट करती है जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके मार्केट के ऊपर। ठीक है, पॉलिटिकली अगर आप आजाद हो गए हो, कल्चरली आजाद, कल्चरली भी आप देखो तो कल्चरल डोमिनेशन भी है, वेस्ट का कल्चरल डोमिनेट कर रहा है, इंडिया की अपनी जो आइडेंटिटी कहां गई। ठीक है, तो एक तरह से ब्लर हो गई है, आज वो मिक्स हो गई है, इंडियन कल्चर कहां जा रहा है, तो वो वेस्टर्न कल्चर उस पर हावी होते जा रहा है। ठीक है, तो नियो कॉलोनियलिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक डिबेट है, इसे समझना और पढ़ना इंटरेस्ट हो तो हायर क्लासेस में आप जानोगे। और ठीक है, जब ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो चलो ज्यादा बह गए भावनाओं में, वापस टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या था हमारा, दी चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट। तो दी चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट में आपको कितनी कहानी समझा दी कि आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद में हमारे सामने बड़ा चैलेंज जो था कि आप डेवलप कैसे करोगे अपने आप को, डेवलप कैसे करोगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो थी या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनके सामने ये मॉडल था कि वो वेस्टर्न मॉडल को कॉपी कर ले। ठीक है, वेस्टर्न मॉडल को कॉपी कर ले या फिर वेस्टर्न डेवलपमेंटल मॉडल के साथ में कैचअप कर ले। तो उसके लिए फिर क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीजें। अब करेगा कौन इन चैलेंजेस को, टैकल कौन करेगा, स्टेट कहां से करेगा, तो कुछ अपने खुद से करेगा और बाकी चीज क्या है, विद द हेल्प ऑफ लोन्स एंड एड फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। समझ में आ गई कहानी। ठीक है, अब इंडिया की बात करते चलो। तो ये मैंने आपको इन जनरल सबकी बात बता दी, मतलब इन जनरल मैंने आपको डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच का रिलेशन और चैलेंज क्या थे वो सारी चीजें बता दी। अब इंडिया में अगर देखें कि ये जो चैलेंज था डेवलपमेंट का, तो इंडिया में कैसे टैकल करा हमने, इंडिया में कैसे टैकल करा, तो सीरीज ऑफ 5 ईयर प्लान्स फॉर डेवलपमेंट वर मेड स्टार्टिंग फ्रॉम 1950s। ठीक है, 1950 से हमने 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट करे। अभी 5 ईयर प्लान कहां से आए, तो ये हमने 5 ईयर प्लान का मॉडल यूएसएसआर से कॉपी किया था। ठीक है, कॉपी किया था कहना ठीक नहीं लगता है, तो ऐसे कह सकते हैं कि हम वहां से इंस्पायर होके हमने ये मॉडल अडॉप्ट किया, अब ठीक लग रहा है, सिस्टमेटिक। ठीक है, तो यूएसएसआर से हमने 5 ईयर प्लान का मॉडल लेके आए। अब इसमें आप अगर देखोगे ना, एक चीज और, 5 ईयर प्लान रेस्ट इन पीस, क्योंकि अब वो चलता नहीं है। अब क्या है, 15 ईयर विजन प्लान है। अब जैसे आप देखोगे ना, जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को बाय करवा दिया कब, 2015 में। 2015 के बाद से फिर जो है नीति आयोग हमारी कंट्री के लिए पॉलिसी बनाती है। तो नीति आयोग ने अब क्या है, आप जैसे देखोगे तो 12th 5 ईयर प्लान जो है 2017 में खत्म हो गया था। जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, ये फैक्चुअल चीजें आपको पता होना चाहिए। तो 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट अब खत्म हो गया है। अब नीति आयोग जो है तो वो 15 ईयर विजन प्लान बनाती है। ठीक, तो अब वो एक
चेंज है, मतलब कह सकते हैं कि हमारे जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें एक मेजर चेंज है, ठीक है, एक वाटरशेड रहा है ये मूवमेंट। क्लियर? तो इनिशियली जब हमने जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट किया, जो हमारे सामने चैलेंज थे डेवलपमेंट के, तो उसको हमने 5 ईयर प्लान के थ्रू टैकल करने की कोशिश करी। ठीक है, 5 ईयर प्लान में क्या होता था, तो 5 साल कैसा डेवलपमेंट होगा उस चीज की पूरी रणनीति बनाई जाती थी, और 5 साल दुनिया भर की कहानी को छोड़ के हम सिर्फ वो जो प्लान बनाया उस पर फोकस करते थे। हर 5 साल में अलग अलग एजेंडा सेट किए जाते थे। जैसे इनिशियली क्या है, एग्रीकल्चर पे जोर दिया गया। क्यों? क्योंकि पता था कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इनका कुछ भला होना चाहिए। ठीक है, वो हमारी कंट्री की नींव है। और आज भी मैं बता देता हूं, ठीक है, आज भी आप देखोगे तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, नियर अबाउट 50% पॉपुलेशन इज वर्किंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी इतने लोग काम कर रहे हैं। ठीक, अब देखो क्या है, तो 5 ईयर प्लान में किन चीजों पे फोकस किया गया? दिस इंक्लूडेड अ नंबर ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स सच एज भाखरा नंगल, ठीक है, भाखरा नंगल डैम, सेटिंग अप स्टील प्लांट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, माइनिंग फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। ठीक है, तो शुरुआती दौर में इन सारी चीजों पर ध्यान दिया गया। इट वॉज होप दैट वेल्थ ऑफ द कंट्री वुड इंक्रीज, और इन सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू ये एक्सपेक्ट किया गया था। ठीक है, इन सारे इनिशिएटिव्स, देखो इसका इंपैक्ट क्या रहा वो भी समझाता हूं मैं। इसका इंपैक्ट ये रहेगा, अल्टीमेटली क्या रहता है कि आप देखोगे कि आपकी जब एक मेजर चंक ऑफ योर पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, आप उनके लिए जब डैम बनाओगे, ठीक है, डैम बनाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी से आगे इंडस्ट्री आ पाएगी। तो जैसे मकान बनाते ना, तो ऐसे थोड़ा कि सबसे पहले छत डाल दोगे आप, पहले क्या करते हो, पहले फाउंडेशन बनाओगे ना। तो फाउंडेशन बनाने की तैयारी जो है तो इनिशियल 5 ईयर प्लान्स में की गई। तो उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो आप बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर देखते हो जो आप बिक चुके हैं आधे, ठीक है, तो वो यहां पे ही क्या किया गया था, उनकी नींव रखी गई थी। ठीक है, भाखरा नंगल डैम हो गया, जैसे डैम वगैरह उस पर्सपेक्टिव से कि एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करेगा, इंडस्ट्रीज को भी। पब्लिक सेक्टर इसलिए बनाए गए बड़े बड़े कि हम क्या है, इंडस्ट्रियली स्ट्रांग हो पाए, BHEL वगैरह जो है, तो ये सारे यूनिट्स उस समय पे स्टैब्लिश किए गए थे। ठीक है, जो इनिशियल में हमारा डेवलपमेंटल प्लान रहा उस टाइम पीरियड में। क्लियर हुआ? फिर आगे अगर देखोगे तो इट वाज होप दैट वेल्थ ऑफ द कंट्री वुड इंक्रीज। ठीक है, और इन सारे इनिशिएटिव्स के द्वारा ये माना गया था कि कंट्री की वेल्थ इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। ठीक है, आगे की चीजें जो और बेहतर चलेगी। और जब पैसा बढ़ेगा ना, तो उससे ये भी एक्सपेक्ट किया गया था कि इमर्जिंग प्रॉस्पेरिटी वुड ग्रेजुअली ट्रिकल डाउन टू द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड हेल्प टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब यहां पे एक और नई चीज बताता हूं मैं आपको, नेहरू महालनोबिस मॉडल जो था। ठीक है, तो इसको नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है, इसको ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स जितना क्लास 12th में जो बच्चे पढ़ेंगे ना, वो मैंने आपको 11th में आधी से ज्यादा पढ़ा दी है और इस टॉपिक में पढ़ा दी है, तो ध्यान से समझ लेना। क्या होता है कि ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट अगर आप समझोगे तो क्या होता है, ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट मतलब ऐसा होता है, देखो एक अनार जलता है ना, अनार समझते हो, दिवाली पे जलाते हैं, तो अनार कैसे ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद में उसके वो अंगारे टाइप से जो रहते हैं, वो पूरे आग वाले चटके लग जाते हैं पैर में, वो नीचे गिरते हैं जब। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि अनार यहां तक है, लेकिन उसके बाद में जब वो जो उसकी वर्षा हुई है ना, तो वो ट्रिकलिंग हुई है एक तरह से। आप देखोगे तो सब जगह उसका क्या है, इंपैक्ट आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो वही आइडिया कहीं ना कहीं हमारे जो इनिशियल डेवलपमेंटल मॉडल्स थे उसमें रखा गया था कि जब एक बार आप क्या है, एक बार आप हैवी इन्वेस्टमेंट करोगे, उससे वेल्थ जनरेट होगी, और वो जो वेल्थ जनरेट होगी तो उससे क्या है कि सोसाइटी का जो दूसरा सेक्शन है, जो पुअरेस्ट सेक्शन है, ठीक है, उसको क्या मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा, इनइक्वालिटीज खत्म होगी, इनइक्वालिटीज खत्म होगी। तो जैसे डैम बनाया, अब डैम बना के क्या सोचा था कि इससे पानी सबको मिलेगा, सबको पानी मिलेगा, सब खेती करेंगे, सब खेती करेंगे, सबके पास पैसा आएगा, किसान प्रॉस्परस होगा। लेकिन इस चीज का लिमिटेशन समझाऊं मैं आपको। एक लिमिटेशन क्या रहा कि जहां डैम बना तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, उन रीजन्स में प्रॉस्पेरिटी आई, नो डाउट, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो कि मॉडल सक्सेसफुल था, उन रीजन में बहुत प्रॉस्पेरिटी आई। लेकिन जहां डैम नहीं बना वहां क्या हुआ, वहां तो कुछ नहीं हुआ। तो आप जैसे देखोगे तो जो दूसरे रीजन्स थे जहां पे क्या सूखा रह गया, जहां पानी नहीं मिल पाया लोगों को, वहां उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट काम भी करा नहीं भी करा, इस टाइप से थी कहानी। ठीक है, और क्या क्या ध्यान दिया गया चीजों पर, तो और किस तरह से डेवलपमेंट या फिर जो कह सकते हैं चैलेंजेस उन्हें टैकल किया गया। तो न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर सेट अप एंड कोलैबोरेशन विद एडवांस कंट्रीज इन ऑर्डर टू हैव एक्सेस टू देयर नॉलेज बिकेम अ टॉप प्रायोरिटी। फिर और चीज क्या ध्यान दी गई, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि बेसिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था शुरुआती दौर में जब डेवलपमेंट की बात हुई। तो उन्होंने देखा कि अब आप इंडस्ट्रीज तो बना दोगे, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए फिर अमेरिका जाके, ब्रिटेन जाके लोगों को लेके आओगे, तो उन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमारे ही लोग तैयार हो जाए तो ज्यादा बेहतर है ना।
तो उसके लिए क्या किया गया, तो आप जैसे देखोगे इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे क्या होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी वगैरह जो है, तो उनकी फाउंडेशन वहीं पे रखी गई थी इनिशियल ईयर्स में, ताकि क्या हो कि आपके पास में मैन पावर भी आप ही का रहे। मतलब गाड़ी खरीद लोगे, ड्राइवर पकड़ पकड़ के लाओगे बाहर से, तो उससे अच्छा क्या है कि चलाना सीखो ना, वो वाली कहानी है यहाँ पे। ठीक, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो, ये सारे प्लान्स जो, इन सारे प्लान्स को ध्यान में रखते हुए क्या है, इन सारे प्लान्स को ध्यान में रखते हुए जो चैलेंजेस थे डेवलपमेंट के, उन्हें हमने टैकल किया। क्लियर? इट वाज बिलीव्ड दैट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वुड मेक द सोसाइटी मोर मॉडर्न, फॉरवर्ड लुकिंग एंड सेट इट ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। और ये सारी चीजें करने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि किसी एक को फायदा मिले, अल्टीमेटली ये सारी चीजें इसलिए की गई थी कि हम क्या है, सोसाइटी ऐसी बनाएंगे जो ग्रोथ की टुवर्ड्स आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इट वाज बिलीव्ड दैट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट तो अल्टीमेटली अचीव करना ही था, तो जब डेवलपमेंट होगा तो इससे क्या होगा, सोसाइटी मॉडर्न बनेगी एंड फॉरवर्ड लुकिंग एंड सेट इट ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ होगी अल्टीमेटली। ठीक है, तो द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय इंडिया एंड अदर कंट्रीज हैज कम अंडर अ ग्रेट डील ऑफ क्रिटिसिज्म ओवर द इयर्स। तो अब क्या देखो, हमने मॉडल अडॉप्ट किया, हम खुश थे कि चलो ग्रोथ होगी, ग्रोथ हुई भी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, डिबेट्स हैं, क्रिटिसिज्म है इन मॉडल्स के ऊपर। डिबेट्स क्यों है, क्रिटिसिज्म क्यों है इन मॉडल्स के ऊपर, वो समझना अब। हाँ, डिबेट्स और क्रिटिसिज्म इसलिए है क्योंकि जो आपको फायदा हुआ है ना, तो वो इनइक्वालिटी वहां पे देखने को मिली है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि नो डाउट आपने इन्वेस्ट किया डैम्स में, आपने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, तो उसका जो एडवांटेजेस है, उसके जो फ्रूट्स है, वो एक रीजन तक लिमिटेड रह गए। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश खूब ग्रो कर गया, लेकिन जो दूसरे रीजन के फार्मर्स हैं, साउथ इंडिया की बात कर लो, आप सेंट्रल इंडिया की बात कर लो, छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात कर लो, तो वहां पे उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, तो जो लिमिटेशंस निकल के आई है, हैवी इंडस्ट्रीज जो थी, तो उसमें करप्शन था। ठीक है, मतलब आप देखते हो पब्लिक सेक्टर में करप्शन हो गया। तो इस तरह से जो मॉडल अडॉप्ट किया था, द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय इंडिया एंड अदर कंट्रीज हैज come under a great deal of criticism over the years. ठीक है, and this has led to some rethinking about goals and processes of development today. तो उसी के चलते क्या है कि जो ग्रोथ के प्रोसेसेस हैं, जो मॉडल्स हैं डेवलपमेंट के, उसके ऊपर भी थिंकिंग होती है, अलग अलग मॉडल्स प्रेजेंट भी किए जाते हैं। आप आगे चैप्टर में देखोगे कि जो कमियां हैं उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। यहां तक कहानी समझ में आई आपको? ठीक है, तो अब हम क्या देखने वाले हैं कि हमने अपना एक डेवलपमेंटल मॉडल क्रिएट किया टू टैकल द चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया, मिठाई बंटवाओ, लेकिन सवाल यह है कि वो कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, उसको क्रिटिसाइज किया गया। आप हर चीज के लिए कॉस्ट पे करना होती है। ठीक, हर चीज के लिए कॉस्ट पे करना होती है, लाइफ लेसन सीखते चले जाओ। अगर आप देख रहे हो कि आप डेवलपमेंट इस तरीके से करोगे, तो उस तरीके से जब आप डेवलपमेंट करोगे तो आपको किसी ना किसी चीज को क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो किस चीज को हमने सेक्रीफाइस किया, और जो सेक्रीफाइस करोगे उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो जो हमारा डेवलपमेंटल मॉडल है, उसके क्या क्रिटिसिज्म्स हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हो, समझने वाले हैं। आशा करते हैं यहां तक चीजें आपको समझ में आई है, मजा आया, क्लियर कनेक्ट कर पाया हो। देखो बहुत सारे डायमेंशन दिखाए मैंने आपको इस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। एक बात मेरी इंपॉर्टेंट सुनते जाओ, क्या, मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। जी हां, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।